नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन के तीसरे भाग को। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जैन, मुस्लिम, पारसी, इन सबको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एक्ट 1992 के तहत 5 धार्मिक समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। इन पांचों समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेवार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। विधवा पुनर्विवाह के माध्यम से महिलाओं के दशा में सुधार का प्रावधान किया गया। 1956 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग से मिलकर इसको कानूनी रूप प्रदान करने में सफल रहे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन वैली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंगलौर। बंगलौर जो है भारत का सिलिकॉन वैली है और कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। भारत की अधिकांश IT कंपनियां बंगलौर में ही स्थित हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फोरट्रान। फोरट्रान जो है कि ये भाषा है कंप्यूटर की और सबसे पहले यह विकसित की गई थी। बाकी जो इसका विकास हुआ था फोरट्रान का, वो जॉन बेकस और IBM के संयुक्त प्रयासों से 1957 में किया गया था। कोबोल, पास्कल और बेसिक ये सभी भी कंप्यूटर की भाषा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि साधारण नमक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है यह साधारण नमक है और इसका जो प्राप्ति का प्रमुख सोर्स है, 1 लीटर जल में लगभग 34 ग्राम नमक घुला होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन यहाँ पर दिए गए उपरोक्त आंसर से जो इसमें सबसे सुटेबल आंसर है वो कॉपर ही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पे रह सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर पूरा हो जाता है तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और सूचना का जो अधिकार था, वो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो बजाहत हबीबुल्लाह थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो महिलाओं का मुख्य वेश है वो साड़ी नहीं है, बल्कि शाल, स्कर्ट तथा ऊपर से आस्तीन धारण करती हैं। इसके अतिरिक्त कमर पर एक पट्टा बांधती हैं जो मुसेक के नाम से जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है कि जातक कथा संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध से। जातक कथा जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है और जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। लैंगिक समानता हेतु घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना यह अनुचित है। लैंगिक समानता में स्वेच्छा पर निर्भर किया गया है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए अगर उस काम को कोई महिला करना चाहती है तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 90 के दशक में। भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति है वो 90 के दशक में प्रारंभ हुई। आर्थिक उदारीकरण के तहत इस नीति को बनाया गया था। पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत का बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को किया गया था और भारत में प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के पैरा 2 में किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण 1922 में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था और गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। फिर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था और इस अधिनियम में 37 धाराएं और 5 अध्याय हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय हाईकोर्ट ने 24 मई 1971 को एक निर्णय दिया जिसमें यह माना गया कि इससे पूर्व जितने भी बांग्लादेशी नागरिक हैं अगर वो इस राज्य में रह रहे हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दिया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जो तीस्ता नदी जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम राज्य से हुआ है और यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जो नक्सलवाद प्रभावित नहीं है और नक्सलवाद का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल को जो है कि नक्सलवाद का जन्मदाता माना जाता है। और जो भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं तो उसमें है महाराष्ट्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है,
उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम बंगाल है, और बिहार है, और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी नक्सलवाद प्रभावित हो रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि ISIS है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। ISIS इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिला अधिकारी। एक जिले में जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है वो जिला अधिकारी होता है, और जिला अधिकारी अखिल भारतीय सेवा द्वारा चुन के आते हैं, और अखिल भारतीय सेवा का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। जमीनों का असमान वितरण देखते हुए विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, और यह आंदोलन 1957 तक चला था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 8 जनवरी 1950 तक रहा था, और यह 2 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली संयंत्र से। बिजली संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि पाकिस्तान है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इस्लामिक राज्य। पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल भारत में सबसे अधिक खाद्य उपज देने वाली है, और यह मुख्यतः खरीफ की फसल है, और चावल देश का प्रमुख खाद्यान्न है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का जो प्रक्षेपण है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैन। लैन जो है कि एक छोटा सा सिंगल नेटवर्क है, और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट लगभग के समान है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलियन बाइट्स के। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, और 1 मेगाबाइट बराबर 10 के पावर 10 किलोबाइट होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है,
कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से अनेक व्यक्तियों को अवांछित संदेश भेजने को स्पैम कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सबको सूचना का अधिकार प्राप्त है। और सूचना के अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।